नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड और हिंदी प्रैक्टिस सेट चौथा होने वाला है और जिसमें पहला प्रश्न हमारा रहने वाला है कि बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग कौन सा उपसर्ग बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये उर्दू और फारसी भाषा का है। उपसर्ग किनको कहते हैं? ऐसे शब्द जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को उपसर्ग कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि किस रचनाकार ने कामायनी महाकाव्य को हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया था? तो जो संबोधित किया गया था वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा संबोधित किया गया था। यह छायावाद के 4 स्तंभ में से एक हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत। इन्हीं को छायावादी कवि कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 को कहाँ पर हुआ? तो कौशानी यानी उत्तराखंड के अंदर हुआ। इनके काव्य संग्रह की बात करें तो ग्रंथि, युगांत, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, पतझर, रजत शिखर, इनके क्या है? ये काव्य संग्रह है। बचपन का नाम इनका गुसाई दत्त व गुसे पंत था। इनके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया, जहां इन्होंने 1950 से 1957 तक कार्य किया। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति के चितेरे आदि नामों से जाना जाता है। इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1961 में पद्म भूषण सम्मान से ये सम्मानित हुए। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं वो वाक्य कौन सा कहलाता है? तो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। वाक्य किनको कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को वाक्य कहा जाता है। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है। साधारण, जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, मिश्र को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है और संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों किंतु, पर और या आदि द्वारा होता है। और संयुक्त वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द शब्द कौन कौन से होते हैं जो देखने को मिलेंगे? तथा, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, ये आदि शब्द हमें किसमें? संयुक्त वाक्य में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े होते हैं किसमें? तो संयुक्त वाक्य में जुड़े होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन पर शिक्षा से संबंधित पहला प्रोग्राम कौन सा था? तो दूरदर्शन पर शिक्षा से संबंधित पहला प्रोग्राम जो था वो ज्ञान दर्शन था। कौन सा प्रोग्राम था? तो ज्ञान दर्शन दर्शन था जो शिक्षा से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसमें? हिंदी लेखन में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम वाक्यों को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो पूर्ण विराम उसको कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मल्हार अलापना कौन सा? मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो हो जाएगा चैन से जिंदगी काटना। क्या अर्थ हो जाएगा? चैन से जिंदगी काटना। कमर टूटना यानी निराश होना और एड़िया रगड़ना यानी बहुत दौड़ धूप धाप करना। ठीक है, किसका? एड़िया रगड़ने का अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 5वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है वो 1996 में होता है। पहला जो होता है वो नागपुर में होता है जो कि 10 से 14 जनवरी के बीच में 1975 में होता है। दूसरा जो होता है पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है जो कि 28 से 30 अगस्त 1976 में होता है। तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है वो नई दिल्ली में होता है 28 से 30 अक्टूबर 1983 में। चौथा जो होता है 2 से 4 दिसंबर 1993 में पोर्ट लुइस में हुआ। और पांचवा पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ जो कि 4 से 8 अप्रैल 1996 में हुआ था। और छठा लंदन में होता है
और जो कि 14 से 18 सितंबर 1999 के बीच में होता है। ठीक है, तो पाँचवां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो 1996 में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संगतकार कविता के कवि कौन है? किस कविता के? तो संगतकार कविता के कवि कौन है? तो मंगलेश डबराल हैं संगतकार कविता के कवि। मंगलेश डबराल की बात करें, इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में हुआ। और इनके काव्य संग्रह की बात करें तो नए युग में शत्रु, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, ये क्या है? इनके काव्य संग्रह हैं। गद्य संग्रह की बात करें, कवि का अकेलापन और लेखक की रोटी, ये क्या है? इनके गद्य संग्रह हैं। यात्रा वृतांत की बात करें, एक बार आयोवा, ठीक है, इनका ये यात्रा वृतांत है। 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 1989 में श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते के लिए दिया गया है किनको? मंगलेश डबराल को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि चाचा को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? किनको? चाचा को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? तो चाचा को कुमाऊनी में जो कहा जाता है वो काका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काका कहा जाता है किनको? चाचा को। ठीक है, कुमाऊनी में। ठीक है, और जेजा किनको कहते हैं? तो ताई को जेजा कहा जाता है। और अब बड़ बाजू किनको कहा जाता है? तो दादा को कहा जाता है। और आमा दादी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जली थापी बिल पाई लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? क्या? जली थापी बिल पाई लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इच्छा की पूर्ति हेतु धैर्य रखना। किसकी? इच्छा की पूर्ति हेतु क्या रखना? धैर्य रखना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है अनिवार्य का विलोम शब्द होगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द हमें देखने को मिलेगा वो ऐच्छिक देखने को मिलेगा। क्या? ऐच्छिक देखने को मिलेगा। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो शाश्वत हो जाएगा। सौम्य का विलोम शब्द जो होता है वो उग्र होता है। संपन्न का विपन्न होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। श्वेत का श्याम होता है। और शुक्ल का कृष्ण विलोम शब्द होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। किसके? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। तो अनियमित के लिए जो उचित वाक्यांश होगा जो नियमानुकूल न हो। क्या? जो नियमानुकूल न हो वो क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? अवीरा कहलाएगी। और मृग की तरह सुंदर आंखों वाली स्त्री क्या कहलाएगी? मृग की तरह सुंदर आंखों वाली मृगनयनी कहलाएगी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वो युधिष्ठिर कहलाता है। तो ये क्या है? वाक्यांश है, इनको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहेगा कि सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करता है? तो सरकारी विभाग अपनी योजनाओं को जनता को देने के लिए जो जारी करता है वो अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना की बात करें, इसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जो जारी करता है वो अधिसूचना जारी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ई प्लस आ बराबर क्या? या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? तो वो यण संधि में हमें देखने को मिलता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद कितने देखने को मिलेंगे? तो स्वर संधि के 5 भेद देखने को मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ये 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। गुण स्वर संधि की बात करें तो ए और ओ और बीच में देखने को मिलते हैं किसमें? गुण स्वर संधि में। ठीक है, और इसमें था कि ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है? तो यण संधि में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से जो हो जाएगा ए, वाल्मीकि कैसा है? हमारा शुद्ध शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कार्यालय शब्द डॉक्यूमेंट्स
का सही हिंदी अर्थ इनमें से क्या होगा? ठीक है, डॉक्यूमेंट का सही हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रलेख हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रलेख हो जाएगा। ऐसी तरीके से याद रखेंगे कि एटीट्यूड को क्या कहेंगे? तो रवैया या अभिवृत्ति कहते हैं। हैज़ अर्ली हैज़ पॉसिबल यानी यथाशीघ्र। सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा और डिवीज़न यानी प्रभाग कहलाता है। तो ये शब्द भी हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग किसका? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? तो इसके अंतर्गत जो आएगा वो विव्रत स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? विव्रत स्वर आएगा। जीव जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में जो हमें देखने को मिलेंगे लघु ई और दीर्घ ई, इसके अलावा लघु ए और दीर्घ ए देखने को मिलेंगे। मध्य स्वर में हमें लघु ए देखने को मिलता है और पश्च स्वर में हमें दीर्घ आ और आगत वाला ओ, उ और औ, ये क्या है? पश्च स्वर में देखने को मिलेंगे। मुख आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। ये 4 भेद किसके होते हैं? मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है? तो इनमें से यमक कैसा है हमारा? तो ये शब्द अलंकार है। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 7 भेद होते हैं शब्द अलंकार के। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ति और पुनरुक्ताभास। ये क्या है? शब्द अलंकार के 7 भेद होते हैं। अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में हमें जो अलंकार देखने को मिलेंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, विरोधाभास और इसके अलावा संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना और अनयोक्ति, ये किसके हैं? अर्थालंकार के भेद हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो यमक अलंकार कैसा है? शब्द अलंकार है। बाकी क्या है? ये अर्था अलंकार हैं। अर्थ अलंकार के भेद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर अगले प्रश्न की बात करें कि किस बोली में नपुंसक लगाया गया है? किस बोली में नपुंसक लगाया गया है? तो खड़ी बोली में नपुंसक लगाया गया है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। कौन सी? खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी में 5 बोली बोली जाती हैं और 5 बोली कौन कौन सी होती हैं? खड़ी बोली जिसको कौरवी बोली भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली व बागरू। ये किसमें? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किसका? किसका? खड़ी बोली का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद देखने को मिलेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है उसे ही क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लेखक सुनने वाले पाठक या श्रोता के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग का संबंध वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला से न होकर किसी अन्य से हो अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। में से पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ एक शहर नहीं है। ठीक है, इनमें से पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ एक शहर नहीं है। वो कौन सा है? तो कोटद्वार है। कौन सा शहर है? कोटद्वार। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार का जो पुराना नाम है वो क्या है? मोर ध्वज। मोर ध्वज किसको कहा जाता है? तो कोटद्वार को कहा जाता है। और कोटद्वार कोह, कौन सी? कोह नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार को 1901 में नगर का दर्जा दिया गया।
ठीक है। कोटद्वार को कब नगर का दर्जा मिलता है? तो 1901 में कोटद्वार को नगर का दर्जा प्राप्त होता है। 1909 में कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया और 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार नगर निगम 2017 में बनता है। नगर निगम कब बना कोटद्वार? तो 2017 में कोटद्वार नगर निगम बनता है। गढ़वाल का ग्राष्टीगंज कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है। सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार के अंदर है। जोसफ कैथेड्रल चर्च कोटद्वार में है और बुद्धा पार्क कोटद्वार में स्थित है। तो ये कोटद्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिस पर हमने डिस्कस किया है और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले की विशेषता है? तो ये किस मेले की विशेषता है? तो जाख मेले की ये विशेषता है। जाख मेला कहाँ पर है? तो गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग के अंदर जाख मेला लगता है। सोमनाथ मेले की बात करें तो बैसाख के अंतिम रविवार को ये मेला लगता है। पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। रानीखेत के पास अल्मोड़ा में ये सोमनाथ मेला लगता है। इसके अलावा जो रणभूत कौतिक मेला है ये विभिन्न युद्धों पर आधारित मेला है। मरे लोगों की याद में ये मेला लगता है और यहाँ पर भ्रूत नृत्य किया जाता है इस मेले में। और रणकौतिक मेला टिहरी में लगता है। नोठा मेला जो कि पाषाण युद्ध पर आधारित मेला है। लठमार मेला भी इसी को कहा जाता है और हिमालय महोत्सव के नाम से भी नोठा मेला को जाना जाता है। आदि बद्री चमोली में ये नोठा मेला लगता है। तो ये मेले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिस पर हमने डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, वन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र लगभग कितना है, वो भी हेक्टेयर में बताना है। तो जो हेक्टेयर में रहने वाला है 0.357 हेक्टेयर है उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र के आंकड़े जो हैं हेक्टेयर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कालसी शिलालेख में अशोक का कौन सा शिलालेख है? ठीक है, जो कालसी शिलालेख है उसमें अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो अशोक का 13वां शिलालेख स्थित है। कालसी शिलालेख की बात करें तो इसकी खोज जो करते हैं मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा इसकी खोज की जाती है और कब? 1860 में कालसी शिलालेख की खोज की जाती है। यह अशोककालीन शिलालेख है जो कि 257 ईसा पूर्व, ठीक है, कितना पुराना है? 257 ईसा पूर्व शिलालेख है। यह लेख पाली भाषा में लिखा गया है। इस लेख में अशोक ने घोषणा की, मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है तथा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुणिन शब्द व इस क्षेत्र के अपरांत कहा गया है। यानी यहाँ के जो लोग निवासी होते थे उनको पुणिंद कहा गया है और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। यह लेख यमुना व टोंस नदी के संगम पर है। किस नदी के संगम पर है? तो यमुना टोंस नदी के संगम पर कालसी अभिलेख स्थित है। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर है। क्या है? कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर है। वह कलकूट था। कलकूट कुलिंदों की राजधानी थी। इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कालसी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भाषा पूछेगा तो पाली भाषा का यूज़ किया गया है। और कितना पुराना है? तो 257 ईसा पूर्व पुराना है। खोज कौन करते हैं? तो मिस्टर फॉरेस्ट के द्वारा 1860 में कालसी शिलालेख की खोज की जाती है। और कालसी शिलालेख अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो 13वां शिलालेख है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं हमें कालसी शिलालेख से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, रंगीलो बैराट कौन सा? रंगीलो बैराट किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो रंगीलो बैराट जो स्थित है चौखुटिया में स्थित है। और चौखुटिया की बात करें तो चौखुटिया रामगंगा नदी के तट पर है और जो कि अल्मोड़ा में, और ये चौखुटिया अल्मोड़ा की एक तहसील भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लैंसडाउन छावनी को
लैंसडन छावनी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बचाने के उद्देश्य से निम्न में से किस संस्था को स्थापित किया गया था? तो जो संस्था स्थापित किया गया, अमन सभा। कब अमन सभा की स्थापना कब होती है? तो नवंबर 1930 में लगभग अमन सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है। अगर छावनियों की बात करें तो उत्तराखंड में कितनी छावनियाँ देखने को मिलती हैं? तो 9 छावनियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें कि देहरादून छावनी जिसकी स्थापना नवंबर 1814 में हुई। उसके बाद अल्मोड़ा छावनी जिसकी स्थापना अप्रैल 1815 में होती है। फिर उसके बाद लंडोर छावनी जिसकी स्थापना 1836 में की जाती है। उसके बाद नैनीताल छावनी आती है जिसकी स्थापना 1841 में, और फिर रुड़की छावनी जिसकी स्थापना 1853 में होती है। फिर उसके बाद चकराता छावनी जो 1856 में बनी और पूर्ण जो होती है वो 1869 में पूर्ण होती है। ठीक है। इसके बाद रानीखेत छावनी आती है जो 1871 में छावनी परिषद बनी और 1948 में कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय बना। फिर उसके बाद लैंसडाउन छावनी जो कि 5 मई 1887 को लैंसडाउन छावनी की स्थापना होती है। 4 नवंबर 1887 को कर्नल मैनवेरिंग ने छावनी बसाई और यहाँ गढ़वाल राइफल का मुख्यालय बनाया। कहाँ पर? लैंसडाउन छावनी में। फिर आता है क्लेमेंट टाउन छावनी जो कि 1936 से 41 के लगभग आसपास में ये छावनी बनी। तो ये 9 छावनियाँ थीं और कब कब इनकी स्थापना हुई और कहाँ पर ये छावनियाँ बनी, उन सभी पर हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन था कि लैंसडाउन छावनी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बचाने के उद्देश्य से निम्न में से किस संस्था को स्थापित किया गया था? तो अमन सभा को स्थापित किया गया जिसकी स्थापना नवंबर 1930 में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, चमोली व तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है भाई। तो कौन सा है चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा? तो किंगरी मिंगरी दर्रा है जो चमोली और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। दारमा दर्रा की बात, दारमा और नवईधोरा दर्रा, उसके बाद कौन सा है? लातूधुंगा और टिलपास दर्रा। इन पर हम एक एक विस्तार पूर्वक बात करें तो चमोली और तिब्बत के बीच जो प्रमुख दर्रे हैं, नीति, किंगरी बिंगरी, माड़ा या डुंगरीला, उसके अलावा बालचा, सलसल, कोई, चोरहोती और लमलंग व घाटर लिया, ये सभी किसके मध्य में स्थित हैं? तो चमोली और तिब्बत के मध्य में स्थित हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के अगर दर्रों की बात करें तो लातूधुरा, टोपीधुंगा, मारचौक, बाराहोती, ये चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य में स्थित दर्रे हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अगर बात करें तो टेलपास दर्रा के मध्य में स्थित है। तो ये दर्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बेल ये सम्मिलित नहीं है। तो जो इसमें से थोड़ा सा जो याद रखना है वो याद क्या रखना है कि भेल की बात करें तो ये हमारा कहाँ पर है? हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है। तो स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी जो भेल है वो हमारा कहाँ है? हरिद्वार में है। और IIM की बात करें तो काशीपुर में है, और CJH की बात करें तो नैनीताल में है, और लबासना की बात करें तो ये मसूरी के अंदर स्थित है। ठीक है। और उत्तराखंड में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ है? काशीपुर में है, जो कि 13वां IIM है ये, और अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है। कब स्थापना की गई? अप्रैल 2011 में। ठीक है। अगर भेल की बात करेगा तो कहाँ है? ये हरिद्वार में है। ठीक है। ये हमारा क्या है? गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो रूढ़ी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, श्रीदेव सुमन के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? किनके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो श्रीदेव सुमन के द्वारा जो नारा दिया गया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, ये किसने दिया? तो श्रीदेव सुमन ने दिया। हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये किसका नारा था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा का नारा था। मारो गोली और काट लो हमारा मायका, ये किसका नारा था? तो ये गोरा देवी का नारा था। किनका था? गोरा देवी का। श्रीदेव सुमन की बात करें तो इनका जन्म जो होता है 25 मई, जन्म कब हुआ? 25 मई 1916 को उनका जन्म होता है। कहाँ?
टिहरी में होता है। बचपन का इनका नाम जो होता है श्रीदत्त होता है। 1930 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जिसमें 15 दिन कारावास इनको होता है, 15 दिन का। गर्देश सेवा संघ जो कि 1938 में दिल्ली में बनाई गई और गर्देश सेवा संघ की स्थापना का जो उद्देश्य था पृथक राज्य मांग के लिए इस संघ की स्थापना की गई। तो इसमें एक अहम भूमिका किनकी थी? तो श्रीदेव सुमन की भूमिका थी। ठीक है, तो गर्देश सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1938 में। और कहाँ पर होती है? दिल्ली के अंदर होती है। इनके प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई। 21 फरवरी 1944 इन पर राजद्रोह का मुकदमा होता है और 3 मई 1944 को इनके द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाता है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु कब हुई? तो 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या हो जाती है? श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की स्थापना कब हुई? किसकी? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की स्थापना कब होती है? तो जो इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है इस संघ की 2001 में स्थापना देखने को मिलती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो हरिद्वार के अंदर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई। 15 मई 2001 को लोक सेवा आयोग नए संगठन के रूप में शुरू हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनपी नवानी। कौन थे पहले अध्यक्ष? एनपी नवानी थे। और जिनका कार्यकाल कितने मंथ का था? 4 मंथ का इनका कार्यकाल था। उत्तराखंड महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुधा रानी पांडे थी। कौन थी? सुधा रानी पांडे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो हरिद्वार में है। जिसकी स्थापना कब हुई? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है? तो जो सर्वाधिक जहाँ पर वर्षा में देखने को मिलती है वो बाह्य हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तराई भाबर क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। तराई क्षेत्र में दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। राज्य के पौड़ी व नैनीताल जिले के दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। दलदली मिट्टी होने के कारण यहाँ धान व गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है। तराई क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वर्षा में देखने को मिलता है तो जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बाह्य हिमालय क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, चंद्र सिंह गढ़वाली और महात्मा गांधी की भेंट सबसे पहले कहाँ हुई थी? किन किन की? चंद्र सिंह गढ़वाली और महात्मा गांधी की भेंट कहाँ पर होती है? तो इनकी जो भेंट हमें देखने को मिलती है वो बागेश्वर में देखने को मिलती है। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर है। और उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? तो बागेश्वर को कहा जाता है। और बागेश्वर को बागनाथ व बागेश्वर भी कहा जाता है। बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है वो अग्नि तीर्थ है। 1968 में, कब? 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन किया गया। और बागेश्वर का जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितना है? 4.18% है। और लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1090 बागेश्वर का लिंगानुपात है। और तहसील कितने हैं? तो 6 बागेश्वर के अंदर तहसील हैं। और विकासखंड कितने हैं? तो 3 विकासखंड बागेश्वर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये भी थोड़े बहुत पॉइंट हमें याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं? तो वो ताल कौन सा है जहाँ पर जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं? तो वो तड़ाग ताल है। और तड़ाग ताल कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है तड़ाग ताल। भीमताल की बात करें तो कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो वो भीमताल है। और जिसका आकार कैसा है? त्रिभुजा आकार है। नौकुचिया ताल की बात करें तो नौकुचिया ताल कुमायूं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। और कितनी गहराई इसकी? तो 40 मीटर इसकी गहराई है। और जिसकी कितनी भुजाएं हैं? तो 9 भुजाकार ये ताल है। कौन सा? नौकुचिया ताल। द्रोण ताल की बात करें तो द्रोणाचार्य से संबंधित ये ताल है। और ये काशीपुर उधम सिंह नगर में द्रोण ताल स्थित है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। तो शीत जल मत्स्य संस्थान कहाँ है? तो शीत जल मत्स्य संस्थान नैनीताल में है, सही है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान ये कहाँ है? तो ये हमारा है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। तो यही हमारा क्या हो गया, जो सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है हमारा? चमोली में है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है हमारा? उत्तरकाशी में। इसमें जो आंसर होगा हमारा, वो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हमारा नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ है? ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो अल्मोड़ा जिले का जो लिंगानुपात है वो 1139 है। कितना है? 1139 अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 6 विधानसभा क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। तहसील 12 देखने को मिलेंगे। विकास खंड 11 हैं। और अल्मोड़ा का जनघनत्व कितना है? तो 198 अल्मोड़ा का जनघनत्व है। तो ये भी बात हमें याद रखना है इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, गौमुख की नदियों के संगम पर स्थित है। तो गौमुख जो स्थित है, भागीरथी व आकाशगंगा नदी के संगम पर स्थित है। किसके? भागीरथी व आकाशगंगा नदी के संगम पर गौमुख स्थित है। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर क्या स्थित है? तो केशव प्रयाग स्थित है। और केशव प्रयाग कहाँ है? तो हमारा चमोली में केशव प्रयाग है। अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर क्या स्थित है? तो बद्रीनाथ स्थित है। और बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में। और भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर क्या स्थित है? तो गंगोत्री स्थित है, और जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो गौमुख की नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी व आकाशगंगा नदी के संगम पर गौमुख स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था का संबंध कुली बेगार प्रथा से नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी संस्था का संबंध कुली बेगार प्रथा से नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो रणवीर सेना का जो संबंध है वो कुली बेगार प्रथा से नहीं है। खच्चर सेना की बात करें तो खच्चर सेना की स्थापना कब होती है? 1822 में खच्चर सेना की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा? ट्रेल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनके अलावा जो भी हमें बात करना है, जैसे कि 1908 में जोर सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की, और कुली एजेंसी का नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई को कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया। 1913 में, 1913 तक, कब तक? 1913 तक गढ़वाल में टोटल 10 कुली एजेंसी थी। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई, जिसका नेतृत्व तारादत्त गैरोला ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी संस्था का संबंध कुली बेगार प्रथा से नहीं है? तो रणवीर सेना का जो संबंध है वो कुली बेगार प्रथा से नहीं है। तो ये बात। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हमें बताना है। तो इसमें से देखो, जो झिलमिल रिजर्व है ये कहाँ है? हरिद्वार में है। आसन रिजर्व ये हमारा देहरादून में है। नैना देवी ये रिजर्व ये कहाँ है? हमारा नैनीताल में है। पावरगढ़ रिजर्व कहाँ पर है हमारा? पिथौरागढ़ में नहीं है, ये भी कहाँ है? नैनीताल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, तो जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? पावरगढ़ रिजर्व, जो कि कहाँ है? नैनीताल में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश के द्वारा सर्वाधिक सड़कों का निर्माण करवाया गया था? किस टिहरी नरेश के द्वारा सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण कराया गया था? तो नरेंद्र शाह के द्वारा सबसे ज़्यादा सड़कों का निर्माण कराया गया था। सुदर्शन शाह की बात करें तो इनका जो कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा 1815 से लेकर 1859 तक सुदर्शन शाह का कार्यकाल हमें देखने को मिलता है। इनके द्वारा 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी इन्होंने बनाई, और यह 1804 से 1814 तक ये कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार में रहे थे। सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी कवि था, इसलिए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि कलाविदों का शिरोमणि किनको कहा जाता है? तो सुदर्शन शाह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में घटित होने वाली सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, वो कौन सी आपदा है? तो वो भूस्खलन है। कौन सी आपदा है? तो भूस्खलन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा है वो क्या है? तो भूस्खलन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है,
इनमें से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित एक प्रकार नट नृत्य नहीं है? तो कौन सा नृत्य है इसमें? तो लंगवीर नृत्य है, जो कि एक नट नृत्य क्या है? एक नट नृत्य है। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड में प्रचलित एक प्रकार नट नृत्य है, तो कौन सा है? तो लंगवीर नृत्य है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।